4 दिन तक हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र चला। पहले 3 दिन मुकर्रर किए गए थे कि 3 दिन का शीतकालीन सत्र रहेगा। फिर एक दिन विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण की तरफ से कहा गया कि क्या एक दिन और बढ़ा लिया जाए, तो सभी की सहमति से एक दिन और बढ़ा दिया गया। और 4 दिन कई मुद्दों पर सदन की कार्यवाही गर्माती रही। कई मुद्दों पर बहस हुई, सवाल जवाब हुए। सवाल से कौन कितना संतुष्ट हुआ, कौन कितना संतुष्ट नहीं हुआ, ये चर्चा का विषय है। कांग्रेस का कहना है कि हमने जो सवाल किए थे, जो मुद्दे उठाए थे, सरकार के जवाब से हम संतुष्ट नहीं है। सरकार की तरफ से हर तरह के जवाब दिए गए, हर सवाल का जवाब दिया गया। इनेलो विधायकों ने भी कुछ सवाल उठाए। तो सवाल यह आया कि किन मुद्दों पर सदन की कार्यवाही गर्माई। क्या जनता के हित के मुद्दों पर चर्चा गंभीरता पूर्वक हुई? क्या सदन का जो वक्त था उसका यूटिलाइज किया गया? जो सदन का वक्त था, जो सदन की गरिमा थी, वो बरकरार रही? बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि 4 दिन सदन की कार्यवाही बेहतर तरीके से रही। इस दौरान नोकझोंक भी हुई, सवाल जवाब का सिलसिला भी हुआ, एक दूसरे पर तंज भी किए गए। और विधानसभा की कार्यवाही के आखिरी दिन की बात की जाए तो शिक्षकों को लेकर भी मुद्दा गरमाया, शिक्षकों की नौकरियों को लेकर भी मुद्दा गरमाया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आमने सामने आए, तो उनके बयान आपको सुनाते हैं। उनके बयान सुनाते हैं विधानसभा में क्या कुछ कहा गया, और उसके बाद फिर जो अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई हैं विधानसभा की कार्यवाही के बाद, और किस तरह से एक दूसरे पर निशाना साधा राजनीतिक पार्टियों ने, वो भी आपको सुनाएंगे। बत्रा जी ने जो माननीय अध्यक्ष जी बात उठाई है, 10 साल हो गए माननीय अध्यक्ष जी, जो पिछले 10 सालों की इतनी गलतियां थी, उन गलतियों को धीरे धीरे सुधार कर रहे हैं और लगातार हो रहा है। और जो इन्होंने अभी ये एक्सटेंशन लेक्चरर यूनिवर्सिटी की बात की है, अलग ऑटोनोमस बॉडी है, और मैंने कल भी इसका जिक्र किया था, आपके माध्यम से मैंने बताया था, उसको ऊपर जरूर विचार करेंगे। ऐसा नहीं, हमारा हेतु ये नहीं है कि किसी को नुकसान पहुंचाना। हमारी सरकार का एक ही ध्येय है कि व्यक्ति मजबूती से सुरक्षित तरीके से काम करे, ये हमारा ध्येय है। कल भी पूरा डिटेल के अंदर माननीय बत्रा जी ने पूरा सुना है, क्योंकि जो ये एक्सटेंशन लेक्चरर है, ये लगभग 15 साल 20 साल से लगे हुए हैं। और किन्होंने लगाए थे? फेलियर की तरफ तो ये गए थे माननीय अध्यक्ष जी। अरे हम उसको सिस्टम को ठीक कर रहे हैं, हम सिस्टम को उनको सुरक्षित कर रहे हैं, हम सुरक्षित कर रहे हैं। आप तो सुरक्षित ही नहीं कर रहे थे। आपकी माननीय अध्यक्ष जी की सोच तो ये है कि इनको बाहर निकाल दो। हम नहीं निकलने देंगे बत्रा जी, हम उनको बाहर नहीं निकलने देंगे। अरे मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूँ, हमने तो वो भी नहीं निकाले जिसकी वजह से सजा हुई थी इनकी, तो ओम प्रकाश चौटाला की एक नहीं निकाला हमने। हम निकालने वाले नहीं हैं, हम लगाने वाले हैं। वो वन टाइम हमारा फैसला था। आपको अगर अब जो है फिर HPSC और सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन की जरूरत क्या है? अब जब है वन टाइम कोई आपने फैसला लिया, तो एवरी टाइम इट कांट बी डन। एवरी टाइम आप ये नहीं कर सकते। वन टाइम फैसला लिया जाता है, एकदम शॉर्टेज होती है, नहीं मिलती है, आप उसमें रिजर्वेशन का प्रावधान है ना और कोई है। वन टाइम तो फैसला चलो मान लेते हैं हम, करना पड़े, लेकिन एवरी टाइम हाउ कैन इट बी एवरी टाइम? आगे से जितनी पोस्ट हो भराए, आप एडवर्टाइज करके भरो उनको वन टाइम। विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा की कार्यवाही खत्म होने के बाद मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सरकार की तरफ से किस तरह से जवाब दिए गए इसके बारे में बताया, विपक्ष की तरफ से उठाए गए सवालों के बारे में बात की। इसके साथ ही चंडीगढ़ और नई विधानसभा को लेकर जो सियासत गरमाई हुई है उस पर भी बयान दिया। नहीं, हम ऐसा नहीं है। सभी हमारे इस मत के ऊपर हरियाणा प्रदेश के हमारे सभी विधायकगण और सभी पार्टी के हमारे दलों के नेतागण वो एक आवाज के अंदर हैं, क्योंकि चंडीगढ़ के ऊपर हमारा भी अधिकार है। मैंने पहले भी ये बात कही थी, क्योंकि पंजाब को भी आवश्यकता है। हमारे पास कई प्रस्ताव हैं, पंजाब को भी आवश्यकता है, उन्होंने भी अपना नया भवन बनाना है, वो भी जमीन लेकर के बना सकते हैं, उनको क्या दिक्कत है? नहीं, अच्छा है, वो भी बनाए ना जमीन लेकर के, क्योंकि उनको भी तो आवश्यकता है। उन्होंने भी तो अपनी विधानसभा को बड़ा करना है। उन्होंने शब्द कहे हैं, हम उसकी तरफ नहीं जाना चाहते। हम बार बार इस बात को लेकर के कि हमारा SYL का जो पानी है उसके ऊपर भी हमारा हक है, और हम लगातार उसको लेकर के हमारा पूरा हरियाणा प्रदेश सभी दल उसके ऊपर एक मुस्त है। उनको कोई
किसी प्रकार की वो नहीं है, किंतु परंतु नहीं है। वहीं विधानसभा की कार्यवाही खत्म होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने जो मुद्दे उठाए थे, जो सवाल उठाए थे, उस पर संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर से डीएपी के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। उसमें जो बहुत सारे इश्यूज हमारी तरफ से उठाए गए, हमारे साथियों ने पार्टी की तरफ से, तो कोई सी भी उसका सरकार की तरफ से कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। किसी भी मुद्दे को देख लो आप, चाहे आप खाद की बात देख लो, खाद का मुद्दा उठा और सिर्फ ये कह दिया कि भाई खाद अवेलेबल है। सवाल इस बात का था, अवेलेबल था तो क्यों लाइन लगी हुई थी? मैंने पूछा था भाई 12 नवंबर को क्या स्टॉक था? तो अगर 1 लाख टन आपको रखना चाहिए था मीट्रिक टन, तो 53,000 मीट्रिक टन था। तो शॉर्ट टर्म तो टाइम इज एसेंस फॉर किसान के लिए टाइम जरूरी है। अब बिजाई हो जाएगी और वो काला उससे खरीदे, ब्लैक में खरीद लेगा तो क्या करेगा खाद का? क्या खाद वापस करेंगे? मैं आज कह रहा हूँ अगर यूरिया की अब डिमांड बढ़ेगी और यूरिया में भी यही हाल होने जा रहा है। इसी प्रकार से धान की इन्होंने कहा, बार बार कहा इलेक्शन में कि बीजेपी आएगी तो अब 3100 रुपए के हिसाब से देंगे धान के एमएसपी। कहीं किसी को एमएसपी नहीं मिली, जो है निर्धारित एमएसपी वो नहीं मिली। 300 से 400 रुपए कम किसान ने बेचा है और कोई सरकार की तसल्ली बख्श कोई भी जवाब नहीं आया। फाइनेंशियल आर्थिक स्थिति के बारे में कुछ नहीं कहा उन्होंने। तो आर्थिक स्थिति क्या है? आज जो बातें करते रहे, अपनी बात उपलब्धि नहीं बताई, अपनी क्या है, क्या किया इन्होंने। 10 साल इनकी सरकार को होगी, उसकी चर्चा नहीं करते हैं। 10 साल पहले की चर्चा करते हैं। अरे 10 साल पहले तो प्रदेश नंबर 1 था प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में। आज कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है मैं बता देता हूं अभी 1 मिनट आपको। आज प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में कहाँ है, कहाँ खड़े हैं? 70% जो है बीपीएल हो गए। वो कहते हैं बीपीएल इस वास्ते हो गए, मैंने कहा वो बीपीएल इस वास्ते हो गए क्योंकि 1,20,000 से लिमिट बढ़ा के 1,80,000 कर दी। इनेलो विधायकों की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर निशाना साधा गया। विधानसभा की कार्रवाई को लेकर जो निचोड़ था उसके बारे में बात की। इसके साथ ही इनेलो विधायकों के निशाने पर कांग्रेस भी रही, वो भी आप सुनिए। और दूसरे पक्ष में ऐसा महसूस होता है कहीं ना कहीं वो बीजेपी के एक बी टीम की तरह काम कर रही है, क्योंकि बहुत सीनियर लीडर्स हैं और जो उनके कॉलिंग अटेंशंस आए, मुझे बड़ी ताज्जुब और हैरान हुई कि जो कांग्रेस हमेशा से गरीबी हटाने का नारा लगाया करती थी कि हम गरीब लोगों के साथ हैं, गरीबी हटाएंगे। इंदिरा गांधी का नारा था कि हिंदुस्तान में हम गरीबी हटाएंगे। एक मुद्दा भी ना किसान का, ना कोई व्यापारी का, ना कोई गरीब जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस हैं उनका मुद्दा, जो बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं, एक भी बात सदन के पटल पे वो नहीं लेके आए। डेंगू की स्थिति को प्रदेश के अंदर स्पष्ट तौर से बताया जाए। स्पष्ट तो उन्होंने कहीं करा ही नहीं, बड़ा धुंधला सा आंसर दिया था कि जी हम कर रहे हैं, हो रहा है, चल रहा है, लेटर लिखा है। अब आप एक चीज बताएं, जवाब में ये बताया गया कि जी हमने तो लेटर लिख के दिया है कि भी फॉगिंग को इंटेंसिफाई करा जाए। तो आप अब मेरे को एक चीज बताएं, डेंगू का मच्छर होगा वो क्या नोटिस का इंतजार करेगा कि ओहो 8 तारीख को नोटिस आ गया जी अब मैं काटना बंद कर देता हूं लोगों को? ये तो कोई जवाब ही नहीं हुआ। हम जानना ये चाहते थे कि भाई फॉगिंग कब से लेके कब तक करी जा रही है। भाई स्पष्ट का मतलब क्या होता है? स्थिति को स्पष्ट अगर आपने साफ करना है तो आप हमें एग्जैक्ट फिगर्स दो ना, ताकि प्रदेश को भी पता चले भी आपने फॉगिंग कब शुरू करी।
तो ये मुद्दे थे, इन मुद्दों पर एक दूसरे को घेरा गया, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। अब विधानसभा में किन किन मुद्दों पर बात हुई वो आपको हम ग्राफिक्स के जरिए साथ साथ दिखाते रहेंगे और हम इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं कि किस तरह से इस विधानसभा के 4 दिन को देखा जाए, शीतकालीन सत्र की कार्यवाही के 4 दिनों को देखा जाए, कितने कामयाब रहे, कितने मुद्दों पर ठीक से बात हो पाई, क्या सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष के सवालों का सही जवाब दिया गया, या फिर विपक्ष ये बात क्यों कह रहा है कि हमें संतोषजनक जवाब नहीं मिले, क्या विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं थे सरकार को घेरने के लिए। बहुत सारी बातें हैं। एक बहुत ही खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, उनका परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी से यशपाल बत्रा जी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ योगेश सियागी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से, और हमारे साथ रजत पंजेटा जी जुड़ चुके हैं INLD से, और वरिष्ठ पत्रकार राजन जादव जी भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका यशपाल जी, योगेश जी और रजत जी चर्चा में शामिल होने के लिए। यशपाल बत्रा जी, सवाल यह है कि अभी थोड़ी देर पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सदन की कार्रवाई के बाद। उन्होंने कहा कि हमने कई मुद्दे उठाए थे, लेकिन किसी भी सवाल का संतोषजनक जवाब हमें सरकार की तरफ से मिला नहीं, और इसी बात को इनेलो के विधायक भी कहते नजर आए। देखिए नासिर जी, विधानसभा सत्र जो चल रहा था वो अब समाप्त हो चुका है, और उसके अंदर जो जनहित के कार्य थे, जो जनहित के मुद्दे थे, उनपे सब पे माननीय मुख्यमंत्री और उनकी पूरी टीम ने काम किया, और सभी विधायकों ने मिलकर प्रस्ताव भी पास किए। कई सारे ऐसे प्रस्ताव बताऊं मैं आपको, जैसे किसानों की जमीनों की बात करते हैं, वो हाई टेंशन वायर की बात करते हैं, कच्चे कर्मचारियों की बात करते हैं, महिलाओं के लिए जो 21 रुपए देने की बात की गई, CET से पास बच्चे जिनकी नौकरी नहीं लगती उनको 2000 प्रति मंथ देने की बात की। कई ऐसे मुद्दे जो विधानसभा में पास हुए। और बाकी रही बात मानने जो हमारे में रहे मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की, वो विपक्ष की बात है। विपक्ष तरीके से हर चीज के अंदर कुछ नेगेटिव होता है, और नेगेटिव बातें करना विपक्ष का काम है। लेकिन बीजेपी जो प्रदेश के अंदर काम कर रही है और जनता के लिए काम कर रही है, जनता बीजेपी से खुश है, वो आप सबके सामने है। तीसरी बार सरकार बनी, ऐसा आज नहीं हुआ तीसरी बार सरकार बनी, और जनहित कार्यों के कारण ही सरकार आई है। ठीक है सर। राजन जादव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। योगेश जी, आपने सुनी बात कि जो काम हुए थे, कई बिल पेश हुए, पास हुए, कई बड़े फैसले लिए गए, टीचर्स के लिए बड़ा फैसला लिया गया, इसके अलावा कुछ और ऐसे विषय थे जो जरूरी थे, चाहे वो SC आरक्षण वर्गीकरण की बात हो, वो बहुत महत्वपूर्ण फैसला था। तो यशपाल जी को आपने सुना कि उनका ये कहना है कि विपक्ष को तो अब कमियां ही नजर आएंगी ना, वो तारीफ थोड़ी करें, और हर सवाल का जवाब दिया। देखिए नासिर जी, सबसे पहले तो मैं सभी प्रवक्ताओं का और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों का मैं को नमस्कार करता हूँ, राम राम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो आपने देखा चाहे राष्ट्रीय स्तर पे हो या प्रदेश स्तर पे हो, तो उनकी मंशा ये रहती है कि हम विपक्ष को खत्म करें। आपने देखा होगा केंद्र में किस तरह इन्होंने 400 पार का नारा दिया। वो नहीं चाहते थे कि विपक्ष का नेता भी बने, लेकिन तो जनता ने तय किया, उन्हें बहुमत नहीं मिला, और यहाँ भी हम एक मजबूत जनता ने हमें एक मजबूत विपक्ष की भूमिका दी है, और तो हम जनता की आवाज समय समय पे उठाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह की सोच है डिक्टेटरशिप की, वो जनता भी समझती है। ठीक है, इन्होंने तीसरी बार सत्ता हथिया ली जनबल के माध्यम से। आज आपने किस तरह से मुंबई में देखा होगा, इनके खुद राष्ट्रीय महासचिव से करोड़ों रुपए बांटते हुए पकड़े गए हैं। तो ये इनका खेल है। तो अब मैं आता हूं, जो विधानसभा सत्र था हमारा, उसमें देखिए मुख्यमंत्री की बात आई DAP की। DAP के बारे में उन्होंने कहा सदन को कि कोई भी कमी नहीं है, और आप देखिए किसानों में हाहाकार मची हुई है। इस समय पे DAP चाहिए, वो किसान को मिल नहीं रही। दूसरा तो इनका मुख्य मुद्दा था कि हमने MSP दिया, 24 फसलों पे दिया। आपने जीरी के 3100 रुपए की घोषणा की थी MSP पे, हमारी सरकार आते ही MSP 3100 रुपए पे बिकेगी, लेकिन वो जो आपका तय प्राइस था मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उससे भी 300-400 रुपए कम खरीदी गई है। फिर मैं देखिए एक अहम बात पे आता हूं, जो इन्होंने HKRN के माध्यम से जो सदन में विधेयक लेके आए। देखिए
उसमें आप नासिर जी देखिए, इन्होंने 1,20,000 युवाओं को जॉब सिक्योरिटी देने का प्रावधान किया है। तो एक बात तो तय हो गई है कि भाजपा सरकार नहीं चाहती युवाओं को पक्की नौकरी मिले, क्योंकि आपने 1,20,000 पे तो काटा मार दिया, क्रॉस कर दिया कि हम 1,20 तो पक्के भरेंगे ही नहीं। उन्हें रिटायरमेंट तक आप शोषण करेंगे 20-20 हजार रुपए में, 15 से 20 हजार रुपए में, और पक्की भर्ती हम करना नहीं चाहते। जो गुजरात का इनका पैटर्न है, ठीक है सर, इसी पैटर्न पे हरियाणा को लेके जाना चाहते हैं। और मैं समझता हूं इस तरह से बैकडोर से उसमें एंट्री की जा रही है, ना ही तो रिजर्वेशन है और उसमें मैं अब ठीक है सर, कई सारे मुद्दे आ गए, मैं आपके पास दोबारा से आऊंगा। योगेश जी, एक प्रतिक्रिया। ठीक है सर, एक सेकंड, चलिए, एक ही सेकंड में मैं अपनी बात पूरी करता हूं। और उसके साथ साथ जो इन्होंने मुद्दा उठाया था पर्ची खर्ची का, एक बात इनकी तय हो गई है, ग्रुप बी और सी में इन्होंने इंटरव्यू सिस्टम खत्म कर दिया। तो ये कहते हैं कि पर्ची खर्ची बंद हो गई। तो ग्रुप ए और बी में आप इंटरव्यू ले रहे हो, इसका मतलब वहां पर्ची खर्ची चल रही है आपकी। यूनिवर्सिटी में आपने पूरे हरियाणा में आपकी सरकार बनने के बाद सभी यूनिवर्सिटी में आपने भर्ती पे रोक लगाई हुई है। चलिए जवाब ले लेंगे अब इन, और वो सारी बातें यशपाल जी ने नोट भी की होंगी और इन मुद्दों पर बहस भी हुई सदन के अंदर। मैं आता हूं सर आपके पास, दोबारा से आता हूं। रजत पंजेटा जी, मुद्दे तो सारे उठे थे और नए विधायकों ने भी बढ़ चढ़कर बात उठाई थी, चाहे वो शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, डेंगू की हो, डीएपी की हो, सड़कों की हो, साफ सफाई की हो, सारी बातें आ गई थी विधानसभा में। आपको कैसे लगे जवाब सरकार की तरफ से, और कितना गंभीर नजर आया इस बार विधानसभा का सत्र? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि हमें टॉकिंग गवर्नमेंट नहीं चाहिए, हमें वर्किंग गवर्नमेंट। मुझे लगता है कि जब आपने डीएपी की बात करी दी है, तो डीएपी को लेकर जिस तरीके के जवाब दिए गए और जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने खुद ये बोला कि किसान जो हैं वो पहले से ही लेके रख लेते हैं डीएपी, और इसी वजह से लाइनें लगी हैं और हमारे पास पूरा स्टॉक, पर्याप्त स्टॉक है। तो तब ये भी बात उठी थी कि स्टॉक है तो किसान के पास क्यों नहीं है? स्टॉक नहीं चाहिए, स्टॉक में डीएपी नहीं चाहिए, किसान के खेत में डीएपी चाहिए। पहली बात तो दक्षिण हरियाणा के अंदर जो है वो अक्टूबर के स्टार्टिंग में, क्योंकि रेस्ट ऑफ हरियाणा जो है उससे पहले जो है वहां पे बिजाई शुरू हो जाती है, और वहां सरसों के लिए भी चाहिए, गेहूं के लिए भी चाहिए, आलू के लिए भी चाहिए, सबके लिए बेसल डोज है। जब आप बिजाई करते हो उसमें डीएपी की जरूरत पड़ती है, ना कि उन्होंने जो एलपीए का जो बताया कि पर्याप्त स्टॉक है। एलपी की हमें जरूरत अभी नहीं है किसानों को। और मुझे लगता है ये जो सारे जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो सब झूठ दिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि शॉर्टेज की वजह से जो लाइनें लगी हैं। और एक और मुझे बड़ा अजीब सी बात लगी कि पिछले साल की तुलना की गई। पिछले साल कौन सा कोई बहुत अच्छी स्थिति थी? पिछले साल भी दिवाली वाले दिन जो किसानों की जो गृहणियां हैं वो थानों में लगकर डीएपी के लिए थानों में लगी हुई थी। और त्योहार भी होते हैं आसपास, दिवाली के आसपास करवा चौथ है, धनतेरस है, जो भी है अपना वो उस जो त्योहार छोड़ के अपने डीएपी के लिए लाइनों में लगे दिखे, थानों में दिखी। और ये जो डीएपी को लेकर ये जो स्थिति पैदा हुई है, ये आज से पहले, जब भाजपा सरकार से पहले ये कभी ऐसी हमने नहीं सुना। आप चाहे पिछले 50-60 साल का निकाल लीजिए कि कभी डीएपी की कोई कमी आई है। तो ये बात बोल देनी, पिछले साल से तुलना कर देनी, उसके बाद कृषि मंत्री जी आपका सिर्फ ये कह देना कि मैं खुद किसान हूं, मैं खुद खेती करता हूं, और इससे क्या कि स्थिति में कोई बदलाव आ जाएगा? या जो किसान ने जो आत्महत्या करी है। चलिए रजत जी, मैं एक सवाल के बाद आपसे बहुत संक्षेप में इसी पर, जो बात कही गई सरकार की तरफ से कि पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन किसान अगली फसलों की भी पहले से ही जमा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी वजह से दिक्कत हो रही है, तो ये बात मानी जाएगी ना? कैसे मानी जाएगी? ये किसान को पहले क्यों लगेगा वो? अच्छा, वो तो बिजाई के लिए किसान को ये लग रहा है कि आगे भी दिक्कत हो सकती है, इसलिए वो अभी कोटा पूरा कर ले अपनी। अरे आप नासिर जी, आपको आज जो किसान अगर आज लगाएगा उसको कम से कम 1 एकड़ में 10 किलो बीज एक्स्ट्रा लगेगा। पहली बात तो
ऊपर से ठंड बढ़ गई है, जो उसकी यील्ड आएगी, जो उत्पादन जो उसका होना था वो उत्पादन घटेगा उसका। ठीक किसान कोई सरकार के हिसाब से थोड़ी ना खेती करेगा कि ठीक है, किसान ठीक है सरकार के पास स्टॉक है, आज ठीक है स्टॉक सर। आएगा, कल स्टॉक आएगा, कल ट्रक आएगा, कि ये थानों में लाइनें लगी है। ये अजीब बात करते हैं विधानसभा में खड़े होकर। ये अपने आप को, मुझे नहीं लगता कि ये लाल बत्ती की गाड़ियों में बैठ के ना तो इनको किसान दिख रहा है। मैंने पहले कहा जवाब नहीं चाहिए, ठीक है टॉकिंग सर। गवर्नमेंट नहीं चाहिए, वर्किंग गवर्नमेंट चाहिए। ठीक है सर। ये बातों से कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल, मैं धरातल आपके के इन ऊपर क्या सवालों है? को लेकर आगे ये आपको बढ़ूंगा। क्या सिर्फ विपक्ष को जवाब देना है क्या सरकार का दायित्व कि आप खड़े होकर जवाब दे रहे हो? और उसके बाद भी समय सीमा पर वो लगा रखा है, जनता अपनी गाड़ी खून पसीने की कमाई लेके सरकार को देखती है। अगर देखिए, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, पहले से तो बेटर हमारे को जो है स्पीकर मिले हैं, ठीक है, लेकिन स्पीकर का जहां पे लगेगा कि सरकार का बचाव कर रहे हैं या बायस है, तो उनको पूरी हरियाणा की जनता देख रही है। चलिए बिल्कुल, वो अगर कोई- सही बात है एक कि मिनट, वो मैं तो सारी खत्म कर रहा हूं, लाइव मैं खत्म कार्रवाई कर- रहती है। मैं खत्म कर रहा हूँ। आप मुझे नासिर जी जल्दी जो से, बात जी, बोलने जा रहा हूँ ओके, उसका वो खत्म हो जाएगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ, जी ना केवल स्पीकर को, प्रत्येक विधायक को हरियाणा की उनकी हल्के की जनता देख रही है, साथ साथ और हल्के की जनता नहीं, सभी हरियाणा के वासी सभी विधायकों को देख रहे हैं कि वो क्या बोलते हैं। अगर स्पीकर जी उन्हें काट कर ये बोलने की आप लिख के दे देना, रिकॉर्ड में आ जाएगा, जनता क्यों आप छुपाना, जनता को देखने दीजिए कौन कितना, किसमें कितनी कैलिबर है, कौन कितना विधायक, और वो ये नहीं कि उनकी अच्छाइयां, उनकी वो बुराइयां भी देखेंगे, विपक्ष वालों को भी देखेंगे, सत्ता पक्ष वालों को भी ठीक, देखेंगे। ये ओके, तो देखिए ये हर महीने होना चाहिए विधानसभा का सत्र। चलिए अगर चलिए, कहीं ये बात एक ये बोल दे कि अगर कहीं ये बोल दें कि नहीं वक्त की कमी है, ये है वो है, चलो एक दिन और बढ़ाया, वो भी अप्रिशिएट करते हैं हम, लेकिन सरकार कहीं है, काम कर रही है, मुद्दे तो लगातार 24/7 है। आपने एक बात कहीं कही ना कि कहीं सरकार, है। आप ये कह रहे हैं कि सरकार वर्किंग नहीं कर रही, टॉकिंग कर रही है, सरकार बोल ज्यादा रही है, काम कम हो रहा है। ठीक है, राजन जादौन जी, जवाब दे रहे हैं एक दूसरे मैं जवाब लूंगा इस पे, आपके इस बात पर। बाकी राजन जादौन जी, आपने तो करीब से देखी विधानसभा की पूरी कार्रवाई, किस तरह से देखते हैं सर एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में, इस बार जो 4 दिन रहे, कितनी बात गंभीरता के साथ जनता के मुद्दों पर हो पाई? सरकार की तरफ से जो जवाब दिए गए उनमें कितना दम नजर आया? विपक्ष की तरफ से जो मुद्दे उठाए गए उनमें कितना दम नजर आया? नहीं, देखिए, विपक्ष ने जनता के मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए हैं और जनता के कल्याण मतलब वेलफेयर के लिए जो मुद्दे बनते हैं जी, वो मुद्दे तो उठाए हैं। ठीक है, लेकिन वो जो विपक्ष का जो आरोप है कि भाई हमें जवाब नहीं मिला, तो सवाल ये है कि खाद के मुद्दे पर कभी भी कोई भी सरकार रहती है वो संतुष्ट नहीं कर पाती। अच्छा। क्योंकि वो सरकार ये कहती रहती है हमारा इतनी कोटे की जरूरत थी, वो पूरा कोटा हमने मंगा लिया, खाद उपलब्ध है, और उधर लाइनें भी लगी रहती हैं। तो ये बड़ा कंट्राडिक्टरी वो तस्वीर बनती है कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हमारे पास पूरा कोटा है, वो कह रहे हैं सरकार ने ये कहा कि पिछले साल से हमने बढ़ा के खाद मंगाया, पर अब सरकार जब लाइन लग रही है तो उनका क्या जवाब है? सरकार ये कहती है कि वो स्टॉक कर लेते हैं। उसमें एक तर्क ये भी है कि वो कोई भी खाद और कोई भी ऐसी केमिकल बेस्ड चीज जो है वो बहुत कोई ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाती, वो एक्सपायर हो जाती है। तो वो एक दूसरी फसल के लिए अगर स्टोर करेंगे तो ये कैसे संभव है? फिर सरकार अपनी तैयारी क्यों नहीं करती? सरकार ने एक जवाब दिया कि विपक्ष ने एक मुद्दा उठाया कि भीखीविंड गांव के वो राम भगत ने खाद न मिलने के कारण आत्महत्या की। सरकार कह रही है कि उसके पास जमीन नहीं थी, मेरा फसल मेरा ब्यौरा पर उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था। तो जब आप मेरा फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन करा के कोटा बनाते हैं तो आप बताइए ना कि मेरा फसल मेरा ब्यौरा के आधार पर हमने ये तय किया है और पूरा खाद हम दे रहे हैं। तो ये तो आंकड़ा सरकार ने दिया नहीं। तो विपक्ष का कहीं कुछ एक दलील है कि हमें जवाब नहीं मिला, तो वो भी एक तर्क है कि भाई आप सटीक तरीके से जो जवाब आना चाहिए कि इस फसल के लिए इतने मैट्रिक टन खाद की जरूरत थी तो हमने उतना मंगा लिया। ठीक है सर। तो एक सटीक जवाब तो ये होना चाहिए सरकार की तरफ से। जब सरकार इतना ऑनलाइन और पोर्टल सिस्टम चला रही है तो फिर आंकड़ा भी आपको उसको बिल्कुल राउंड फिगर में लेके आइए। इसके अलावा सर और कौन सा, एक तो ये मुद्दा था, इस पर काफी कंफ्यूजन वाली स्थिति अभी तक रही, विपक्ष की तरफ से इस पर संतुष्टि नहीं जताई गई। इसके अलावा कुछ और ऐसे जो विषय थे जो सदन के अंदर टीचर्स की बात हुई, HKRN की बात हुई, सरकारी भर्तियों का था। हाँ, HKRN का बड़ा महत्वपूर्ण है, रोजगार बहुत महत्वपूर्ण हरियाणा में बड़ा महत्वपूर्ण विषय रहा है, पहले भी चलता रहा। विपक्ष कहता रहा रोज बेरोजगारी बढ़ रही है, कोई वो जो दूसरी एक एजेंसी है उसका वो कहते थे कि ये तो जो है कांग्रेस समर्थित एजेंसी है, इसलिए ये झूठे आंकड़े पेश करती रहती है। कोई 39 और 40-45% तक बेरोजगारी बता दी थी। तो वो अगर बेरोजगारी का विपक्ष की दलील ये है कि HKRN के जरिए आप जो
भर्तियां कर रहे हैं, तो जो भर्तियां कर ली वो उतने पद तो खत्म कर लिए ना आपने। ये तो है ही, ये तो सभी मान लेंगे, एक साधारण सी बात है कि इतने पद समाप्त हो गए, उन पर रेगुलर भर्तियां नहीं होंगी और उनको जो रेगुलर पे स्केल मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। ठीक है, वो पेंशन के दावे भी नहीं कर पाएंगे। वो आपकी मर्जी से आपने सेवा की सुरक्षा का विधेयक तो पारित अभी इसी सेशन में करवाया, वो तो बीजेपी सरकार का जो भी अपना एजेंडा है वो कामकाज, विधायी कामकाज उन्होंने पूरा किया है, लेकिन ये पद समाप्त हो गए, रेगुलर भर्ती नहीं होगी। अब वो कह रहे हैं कि इसमें कोई मेरिट नहीं है, आपने कैसे भी देखा किसी को भी भर्ती कर लिया, तो ये दलीलें तो हैं, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया में तो एक मेरिट होती है। आप एक टेस्ट पास करते हैं, फिर आपकी सीईटी का क्या मतलब हुआ, और सीईटी वालों को आप देंगे खैर बत्ते बत्ते, वो तो ठीक है कि अगर रोजगार नहीं मिला 2 साल, लेकिन ये इतने पद समाप्त हो गए, तो उनको जो कुछ भी फायदे मिलने थे उनको अपने आजीविका के लिए वो फायदे उतने नहीं मिल पाए। मैं आता हूं सर दोबारा से। यशपाल जी, आपने कई सारी बातें सुनी। एक तो डीएपी के मुद्दे पे काफी बहस होती रही, ज्यादातर विधायकों ने बात की थी, तो रजत जी कह रहे थे कि किसान को सरकार के हिसाब से खेती थोड़ी करेगा। एचकेआरएन का मुद्दा भी उठाया गया, नौकरियों का मुद्दा उठाया गया कि इतनी नौकरियां तो पक्की भर्ती के हिसाब से खत्म ही कर दी गई। देखिए, अभी जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली उस दिन 24,800 के लगभग पक्की नौकरियां बिना खर्ची पर्ची के दी गई। अभी भी ये जो 1,20,000 नौकरियां एचआर कैंसिल लगी हुई हैं, इसके अलावा 2 लाख नौकरियां अभी पक्की और लगनी है, वो धीरे धीरे भरा जाएगा। तो ये सारी प्रक्रिया पैरेलल चलती रहती है, हर तरह की प्रक्रिया होती है, कोई कच्चे कर्मचारी हैं, कोई पक्के भी लगेंगे, कोई कैसे लगेंगे, उन लोगों के बीच में सारी प्रक्रिया चलती है। और रही बात की जो कच्चे कर्मचारी लगे पड़े हैं, लगे हुए हैं, वो नहीं लगे हुए, इनकी जो पिछली सरकारें थी उनके अंदर कार्य करते थे कि कोई फोन कर देगा, किसी के लिए भी फोन कर देगा, तुरंत उसको नौकरी मिल जाया करती। अगर कोई मेरिट पे रहता तो उसको नौकरी नहीं मिलती थी। ये 2014 के बाद ये पैटर्न चेंज हो रहा है कि मेरिट पे नौकरियां मिलती है और बिना खर्ची पर्ची के। ये इलेक्शनों से 2020 के इलेक्शन देखे, 2024 वाले इलेक्शन, ये हर आदमी के लिए चर्चा रही, चाहे विपक्ष में रहा है चाहे पक्ष में रहा हो, बिना पर्ची के हरियाणा के अंदर माननीय मनोहर लाल जी ने जिस तरीके से पैटर्न शुरू किया था, पूरे देश के अंदर ये चर्चा रही है। आज का रिजल्ट माने या और हमारे पॉलिसी रही है, या सरकार की पॉलिसी रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी रही है, तो हरियाणा के अंदर रिकॉर्ड तीसरी सरकार आई है, ये आप सबके सामने। और रही बात जनता के प्रति, हमारी जवाबदेही पूरी है, जनता के लिए हम कार्य करते हैं और जनता के लिए जवाबदेही है। रही बात विपक्ष की, विपक्ष का काम पहले भी आपको बता चुका हूँ, कमियां ढूंढना विपक्ष की तरफ से उठाए गए हैं, चाहे वो डीएपी को लेकर, एचकेआरएन को लेकर या और भी मुद्दों को लेकर, तो आप ये कह रहे हैं कि वो सिर्फ राजनीति है, दम नहीं है उसमें कुछ। देखिए, ये अगर जनता खुश ना होती, जनता को अगर लग रहा होता कि कुछ गलत हो रहा है, तो क्या तीसरी बार सरकार बनती? आप बताइए, आप खुद बताइए कि तीसरी बार वो सरकार बनती? ये सिर्फ विपक्ष के मुद्दे हैं, विपक्ष की बातें हैं जिनको जनता नकार चुकी है, वो सबके सामने है। नकारे हुए विपक्ष माने, नकारे हुए आप देखिए इनके, अगर हम इनकी पार्टी की बात करें, इनके संगठनों की बात करें, जो अपनी पार्टी और संगठनों के अंदर कार्य नहीं कर पा रहे, जो पिछले 10-10 साल से संगठन नहीं बना पा रहे, आपस में वो यशपाल जी वो अलग विषय है, वो अलग विषय है। बाकी जनता ने किसको सरकार की, किसको विपक्ष की भूमिका दी, नसीर जी बात कर रहा हूँ, क्या जनता के हितों की बात करेंगे? जनता के लिए ठीक है सर, मैं आता हूँ यशपाल जी, आपके जो सवाल थे योगेश जी आपने सुना, वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने अच्छा काम किया है, तभी तो जनता ने विश्वास किया है, तीसरी बार जिम्मेदारी दी है और जनता की फिक्र है सरकार को। 39% दोनों पार्टियों को वोट मिले हैं, सिर्फ 0.80% का वोट का डिफरेंस है दोनों पार्टी में। अगर आपने इतना अच्छा काम किया होता, ये तो कुछ परसेंट से सीटों का डिफरेंस है। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा राजेंद्र जी का, जो एचकेआरएन का मुद्दा मैंने उठाया, वही बिल्कुल उन्होंने भी सही बात, यही बात रखी कि देखिए, आपने एक बैकडोर से एंट्री शुरू कर दी, आपने 1,20,000 लोगों का रोजगार खत्म समाप्त कर दिया है। उनका आपने ये मन बना लिया कि हम पक्की भर्ती नहीं करेंगे, उन्हें जो पे स्केल है वो नहीं देंगे। और दूसरा जो एचकेआरएन में मैं मेरे भाई को बताना चाहूंगा
आपको शायद बत्रा जी को जानकारी होनी चाहिए या ये सरकार से ले, इसका पैमाना क्या निर्धारित किया इन्होंने? कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है HKRN में। ये जो बात कर रहे हैं उसमें फैमिली आईडी से मेरिट बनती है, जिसकी इनकम कम है वो मेरिट में आता है, ना कि क्वालिफिकेशन या पे कोई मेरिट नहीं है। और फिर भी उसकी ट्रांसपेरेंसी ये नहीं है, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ उसको प्रॉपर ये नहीं दिखाया जाता कि देखिए आप मेरिट में इतने मार्क्स से पीछे रहे इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो और आप देखिए नासिर जी, 1,20,000 का चलिए आपकी आवाज देखिए, जी जी बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए योगेश। 1,20,000 युवाओं के घर में इन्होंने कल जो अंधेरा किया है, या उन्हें हम जानते कि उन्हें पक्की नौकरी देते आप, उनके साथ ये भेदभाव क्यों? चलिए ठीक है। और दूसरी तरफ आप सरकार जो ये बात कहती है कि विपक्ष का तो काम है बोलना, मतलब आप ये चाहते हो कि आप जो मर्जी करते रहें और विपक्ष आवाज भी ना उठाए। ठीक है सर। और रजत जी, ठीक है, यशपाल जी की बातें आपने भी सुनी। रजत जी जी मैंने बिल्कुल सुनी है, और यशपाल जी का ये कहना कि विपक्ष का तो काम ही है सरकार के खिलाफ बोलना। विपक्ष का काम जो है, विपक्ष का काम, अगर विपक्ष ना बैठा हो और विपक्ष सुझाव ना दे तो आपका, अगर आप जिस तरीके से आप विधायकों को जो बिल पास करा रहे हैं, जो क्लॉज वाइज चर्चा हो रही है, तो मुझे लगता है कि एक पहिए से गाड़ी नहीं चलती, दो पहिए जरूरी हैं उसके लिए। और विपक्ष का काम होता है सरकार की सकारात्मक जो है वो आलोचना करना। अगर विपक्ष सरकार की आलोचना ना करे और बैठ के मीडिया और विपक्ष सरकार की वाहवाही करने लग जाए तो समझ लीजिए कि भट्टा बैठ गया, सब कुछ बिक गया। अगर आपको लगता है ये कोई भी ये स्तंभ इसलिए नहीं कहे जाते, मीडिया को भी स्तंभ कहा जाता है चौथा जी जी, तो और विपक्ष का काम ये नहीं होता कि आपके हम गुणगान करें बैठ के। जनता का पैसा, आपकी जवाबदेही बनती है जनता के प्रति। अगर आप वहां बैठ के कुछ कानून बना रहे हैं उससे पूरे प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति इफेक्ट होता है। तो आप ये मत सोचिए कि विपक्ष आपकी अगर आलोचना भी आपके अंदर सहन करने की शक्ति नहीं है, और अगर कोई आपकी आलोचना करे तो आप उसको ये कह दें कि तुम्हारे तो इतनी वोट है, तुम्हारे तो ये है, तुम्हारा तो ये है। अरे भैया 60% लोगों, 60.06% लोगों ने नकारा भी है आपको। अगर ये तो हुड्डा जी थोड़े अपने आप को सक्षम कह के थोड़ी गलत फहमी में, ओवर कॉन्फिडेंस में रह गए, उनका भला, उनका आपको धन्यवाद करना चाहिए, जिनकी वजह से आप जो है आज सत्ता के अंदर है। नहीं तो अभी आज आप सत्ता से बाहर होते। वो तो कुछ अपने आप को लोग कुछ ज्यादा सक्षम समझने लग गए थे जनता की। हम तब भी कहते थे जब ये 5 सीटें आ रहे, तभी हमने बार बार डिबेट्स में कहा कि अभी भी शायद इनको अकल आ जाए, अभी भी सीख जाए। लेकिन नहीं, अपने एक होते हैं ना वहम और अहम का इलाज किसी के पास नहीं है। ये वही वाली बात हो गई। दूसरा HKRN को लेके बात हो रही थी। देखिए, हमने हमेशा से OPS की लाने की बात करी। भाजपा ने UPS ले आए। UPS में भी कवर नहीं होता ये तो जो HKRN वाले 1,20,000 है। उसके बाद इनके बाद इनकी कोई प्रमोशन नहीं है, रिटायरमेंट के बाद कोई पेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं। अब आप एक बात बताइए, उनको बेनिफिट आपने देना है तो क्या उनको, अगर आप किसी एक्ट के अंदर और आप किसी से अगर आप उससे क्या आपने कहा सुरक्षित करेंगे, सिक्योर करेंगे, तो अगर आपने देखिए वो तो जो पहले भर्ती हो चुके हैं उनको आप कैसे करोगे नए एक्ट के या आपके उसके आप सिक्योर। चलो आप लेके आए, उसमें भी आपको हमने बार बार मांग करी। चाहे आप एक काम कीजिए, इनको सबको आप पक्का करिए, इनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ ना कीजिए। ये बिल्कुल अग्निवीर वाला काम हो गया। सरकार वो एक बात कह रहे थे, मैं बहुत संक्षेप में, कि अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं, किसी को पक्का किया जाता है, किसी को गेस्ट के तौर पर एडहॉक पर रखा जाता है, तो हर सरकारों में होती हैं सारी चीजें। देखिए, मैं आपको अगर मेरी पूरी बात सुनते, आज युवा बहुत हताश और निराश है। अब ये आसान नहीं है। ये जो खून से बना, चमड़ी से बना ये शरीर है ना, ये बहुत आसान नहीं है। ये हरियाणा का यूथ जो सुसाइड रेट है, आपको पता है नासिर जी, हरियाणा की नेशनल एवरेज से भी 2% लगभग ज्यादा है। बच्चे आत्महत्या क्यों कर रहे हैं?
एनसीआरबी का डेटा कहता है 51 बच्चे रोज आत्महत्या कर रहे हैं। क्या आसान है क्या ये चीजें जो नशे में हम हर 5वें दिन एक बच्चा नशे से जा रहा है, ओवरडोज से। हम पंजाब से भी ऊपर पहुंच गए, बच्चों को इजराइल भेज रहे हैं, कोई जमीन बेच के डोंकी के रास्ते से भी बच्चों की लाशें आ रही है, रिपोर्ट आ रही है। पहले तो एक मिनट, पहले तो लड़के जाते थे, डोंकी के रास्ते से लड़कियां जा रही हैं। यूथ को बर्बाद कर दिया इन्होंने, हरियाणा की जवानी को बर्बाद कर दिया इन्होंने। क्या सरकार की कहीं कोई जिम्मेवारी जवाबदेही है? ये तो अग्निवीर वाला जो मैं आपको बात बोल रहा हूँ ना, अग्निवीर वाला जो काम कर दिया। पक्की नौकरी, स्थायी नौकरी, पक्का रोजगार हम बार बार क्यों बोलते हैं? मैं आपकी बात समझ गया नासिर जी, मुझे पता है हर जगह ग्रुप सी है, ग्रुप डी है, उसके अंदर अलग अलग बनाए गए हैं हर काम के लिए। लेकिन एक पीएनबी है, उसको भी अगर आप ग्रुप डी में करते हो और उसके लिए भी पीएचडी बच्चे आवेदन दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसके पास कम से कम पेंशन का कुछ जवाब ले लेते हैं रजत जी। कोई सिक्योरिटी। यशपाल जी, क्या एचकेआरएन वाले इंसान नहीं है क्या? क्या एचकेआरएन वाले आप जो यशपाल जी, एक तो ये बात कह देना कि विपक्ष का काम तो राजनीति, तो विपक्ष का काम ये भी है कि सरकार अगर कहीं पर कुछ ऐसे काम कर रही है जिससे लगता है कि वो जनहित में नहीं है, तो विपक्ष की जिम्मेदारी होती है आवाज उठाना। देखिए नसीर जी, बिल्कुल होती है विपक्ष की जिम्मेदारी, लेकिन अच्छे सुझाव दे जो जनता के हितों के सुझाव हो, ना कि अपने हितों के सुझावों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अगर इतने ही अच्छे इनके सुझाव होते हैं, अगर इतना ही अच्छा विपक्ष काम कर रहा है, तो जनता क्यों नहीं समझती इनकी बातों को? जनता क्यों नहीं इनके साथ वोट के रूप में बदलती? जनता क्यों नहीं इनको सरकार के रूप में लाती? सोचने का विषय है। ये जो विपक्ष का काम, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, विपक्ष का ही काम रहता है कि हर बात को नेगेटिविटी लाना, हर बात के अंदर जनता को गुमराह करने की कोशिश करना। अगर अच्छे सुझाव होंगे तो उन पे अमल जरूर किया जाएगा। अच्छे सुझाव का स्वागत है हमारी सरकार के अंदर, हमारी पार्टी के अंदर, हरियाणा की जनता के हितों के काम होंगे कि हम जरूर स्वागत भी करेंगे, उनको काम करेंगे। और रही बात विषय, कई सारे विषय मैं अभी सुन रहा था। मैं कई बार डिबेट में रहता हूँ तो देखता हूँ, कई बार मेरे साथी प्रवक्ता जो मेरे साथ हैं, ये उनमें चैनलों में कहते हैं, क्या हमेशा विपक्ष का काम है कि सरकार की बुराई करना? कोई ऐसा काम नहीं आज तक लगा कि सरकार ने अच्छा किया है। एक काम की तारीफ आज तक मैंने कभी चैनलों की डिबेट पे विपक्षी पार्टियों के प्रवक्ताओं के मुंह से नहीं सुनी। हमेशा अच्छे काम के अंदर भी कुछ ना कुछ बुराई ढूंढ के लेके आनी है, क्योंकि जनता को गुमराह। ठीक है सर। जनता है, जनता समझदार है, जनता भी बड़ी समझदार है। सामने सबके सामने रिजल्ट जो तुम्हें आता है सरकार बनाने का, उसके अंदर अच्छाई होगी 5 के रूप में। ठीक है। राजन जादौन जी, एक आखिरी प्रतिक्रिया सर आपकी। यशपाल जी को आप सुन रहे थे कि सरकार जनता ने बनाई है, यकीन किया है हमारे ऊपर। विपक्ष अगर अच्छे सुझाव देता है तो माने भी जाते हैं, लेकिन विपक्ष तो हर चीज में कमी निकालता है। ये एक आदत बन चुकी है हमारे देश में या प्रदेश में राजनीतिक दलों की, चाहे वह कहीं कहीं किसी की भी सरकार हो, कोई भी विपक्ष हो। क्या ऐसा ही है? नहीं, ऐसा नहीं। विपक्ष ने अपने मुद्दे उठाए हैं, उन पर अपना व्यू भी दिया, अपना नजरिया दिया। उन्होंने कहा जी कि आप एचकेआरएन के जरिए भर्ती कर रहे हैं और रेगुलर भर्ती होनी नहीं, तो रिजर्वेशन का लाभ कैसे मिलेगा? तो उन्होंने तर्क दिया कि आपने जो है शेड्यूल कास्ट में जो है विभाजन तो कर दिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, लेकिन सवाल यह है कि विभाजन हो गया और भर्तियां नहीं हो रही, इतनी भर्तियां कम हो रही हैं, तो रिजर्वेशन का जो लाभ जिस परसेंटेज पर मिलना चाहिए, जिस स्तर पर, बड़े स्तर पर मिलना चाहिए, उतना नहीं मिलेगा। वो ठीक है कि अब सरकार कह रही है हम 2 लाख भर्तियां सरकारी नौकरी में करेंगे और कर भी रही है, लेकिन वो काफी समय तक लंबित भी नहीं। अब ये है कि विपक्ष का अपना नजरिया है और उन्होंने मुद्दा उठा दिया, तो आप उसका अपने कार्यों से जवाब दीजिए ना। ठीक है कि भाई हम पूरी भर्ती कर रहे हैं और रिजर्वेशन का लाभ भी नसीर जी, जो एचकेआरएन से भर्तियां हुई हैं, अगर रिजर्वेशन की बात करें तो 37,428% कर्मचारी अनुसूचित जाति से हुए, 41,377 और 32% कर्मचारी पिछड़ा वर्ग से हुए हैं। ऑटोमेटिकली उसके अंदर रिजर्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो भी बीच में आई हुई है। ऑटोमेटिक किसी जाति का आ गया, आपने प्रॉपर रिजर्वेशन कहाँ दी? उसमें क्या ये विषय रिजर्वेशन की अगर हम बात करते हैं, आप इसके ये विषय अभी इन्होंने उठाया कि उसमें रिजर्वेशन नहीं रहा। रिजर्वेशन ऑटोमेटिकली आ गया, क्योंकि जनता का जो भी मेरिट आता है, किसी भी जात से है, किसी भी कास्ट से आता है, तो
बिना खर्ची पर्ची के इस सरकार में नौकरी मिली। चलिए सर, और मैं आता हूं बस एक आखिरी प्रतिक्रिया। योगेश जी, कुल मिलाकर ये सत्र किस तरह से रहा हरियाणा की जनता के लिए विधानसभा का? आखिरी प्रतिक्रिया बहुत संक्षेप में। जी, मैं नहीं मानता कि ये सत्र संतोषजनक नहीं रहा, क्योंकि देखिए जो मुख्य मुद्दे थे डीएपी का, भर्तियों का, और जो एमएसपी की गारंटी, जो 3100 रुपए पे धान, जिसकी उन्होंने कहा था कि एमएसपी 3100 रुपए मिलेगा, हमने स्वागत किया था। ये कहते हैं ना विपक्ष स्वागत नहीं करता, हमने स्वागत किया था। हम आज भी यही उम्मीद करते हैं कि आप युवाओं को रोजगार दे, पक्की भर्ती दे, किसानों के साथ न्याय करे, और इसी उम्मीद के साथ नई तीसरी सरकार से उम्मीद करते हैं कि अभी वो वेलफेयर के काम करे। अहंकार में आप ना रहें। आप में मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा अहंकार आ गया है। ओके, रजत जी, आखिरी प्रतिक्रिया। देखिए, बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते, हम ये भी नहीं कह सकते, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत से ऐसे मुद्दे थे, बहुत सी उम्मीद होती है हरियाणा की जनता जब आपको देखती है। इतना पैसा जो है आप टैक्स से वसूल कर रहे हैं हरियाणा की जनता से, और असली में वर्किंग तो तभी दिखेगी जब आप जो है कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो, या तो जो हरियाणा में जो विधानसभा का सत्र जो है, या तो अवधि उसकी कम से कम 1 हफ्ता की रखी जाए, छुट्टियां मैं उसमें काउंट नहीं करूंगा। और हर एक विधायक को, मैं ये नहीं कहता कि विधायक को या रनिंग कमेंट्री देगा और 25-25 मिनट, आधा घंटा, लेकिन अगर कोई मुद्दा है, रिक्वायर करता है, और जनता उन्हें परख रही है। जनता इस वक्त ये नहीं परख रही, अगर जनता परख रही है, चाहे सत्ता पक्ष का विपक्ष का है, अगर वो स्पीकर उन्हें कहीं बिठा दे या बोल दे कि आपका रिकॉर्ड में आ जाएगा, हमें क्या पता क्या रिकॉर्ड में आएगा, वो रिकॉर्ड कौन सा निकाल के देखेगी हरियाणा की जनता। तो वो स्पीकर उस वक्त ये स्पीकर को ये नहीं पता, स्पीकर को नहीं जज कर रहे, वो जो जनप्रतिनिधि है, ठीक है, हरियाणा की जनता, और प्रत्येक जनप्रतिनिधि को हम देखते हैं कि ये कानून बनाएंगे, ये इस लायक भी है जो ये कानून हमारे प्रदेश का, और अब क्या इफेक्ट करेंगे, कितने ये केपेबल है, कितनी इनको किसी विषय के बारे में जानकारी है। तो ऐसे मुद्दे जो है, जो जनता से सीधे जुड़े मुद्दे हैं। अब तो चलो प्राणी वाला और ये डीएपी वाला, एमएसपी वाला इशू है। एमएसपी तो सच में मुख्यमंत्री जी के अपने हल्के के अंदर 220-230 रुपए का हरियाणा को एमएसपी का कट लगा है। मुख्यमंत्री जी पूछ रहे हैं कि कार्रवाई करूंगा। अरे किसी से भी पूछ लो, किसी भी जात से पूछ लो, मैं कहता हूं किसी भी जात के जमींदार से पूछ लो। और ये अशोक अरोड़ा जी ने भी बात कही थी, मैं इसकी पुष्टि करता हूं कि अब मुख्यमंत्री जी के अपने हल्के के अंदर एमएसपी नहीं मिली। एमएसपी में किसानों को 220-230 रुपए का कट लगा है। ये आप मुख्यमंत्री जी, आपके पास सारा तंत्र है, ये अपनी तंत्र से, अपनी सीआईडी से जानकारी ले लो। किसी भी किसान के घर चाहे कितने होंगे, वोट डाली होगी, जिसने आपको भी वोट डाली होगी, मैं कहता हूँ उससे भी पता करो क्या भाई तेरे को कट लगा है नहीं लगा, कहाँ से एमएसपी के बड़े बड़े वादे और दावे करते हैं। तो ये देखिए, हो गया ना, टॉकिंग गवर्नमेंट होगी ना, वर्किंग तो नहीं हुई। किसान का, जिसका आप, मैं बताऊं, लगभग 15 एकड़ का किसान है, अगर उसको 1 लाख रुपए तक का नुकसान है, और वो भी आप गरीब की मार कर रहे हो, जिसके पहले कर्जदार है। आप काट के दिखाओ किसी के। रजत जी, बस अब थोड़ा आखिरी सवाल आपसे और आखिरी प्रतिक्रिया यशपाल जी आपकी भी, फिर मैं राजन जी आपके पास आऊंगा। टॉकिंग गवर्नमेंट है, वर्किंग नहीं है। जनता के मुद्दे उठाए भी गए थे, जनता के मुद्दों पर चर्चा भी हुई, सरकार की तरफ से जवाब भी दिए गए, लेकिन विपक्ष ने कहा कि जहां अच्छी बात होगी तो हम समर्थन भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे। आखिरी प्रतिक्रिया, किस तरह से देखते हैं विपक्ष का रोल? नसीर जी मेरे से बात कर रहे हैं? जी, वो बार बार एक बात कह रहे हैं कि गवर्नमेंट बोलती ज्यादा है, काम कम करती है। देखिए, अगर टॉकिंग और वर्किंग की बात करें तो पहले तो टॉकिंग ही होती है, पहले बातचीत होती है किसी विषय को, किसी को काम करने का, उसके बाद ही वर्किंग होती है। तो ये दोनों विषय सेम है। और हमारे रजत जी बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, टॉकिंग और वर्किंग। टॉकिंग के बाद हम वर्किंग करते हैं, और टॉकिंग वो करते हैं जो अच्छी हो, जो प्रदेश हित की हो। टॉकिंग वो नहीं करते जो व्यक्तिगत हितों की बात करता है, तो उसके साथ टॉकिंग नहीं करते। वर्किंग भी उसके साथ करते हैं जो देश और प्रदेश हितों की बात करते हैं। तो हमारी बात तो खुद ही रजत जी बोल रहे हैं, बीजेपी जैसा चाहती है, बीजेपी जैसा कार्य करती है, जी उसी बातों को बोल रहे हैं। चलिए राजन जी, विधायकों को बोलने के मौके के लिहाज से बहुत संक्षेप में किस तरह से देखते हैं इस बार के शीतकालीन सत्र के 4 दिन को आप? नहीं, देखिए, ऐसा है कि स्पीकर का रोल तो लगभग ठीक रहा, उन्होंने सबको मौका दिया है जी, और पर्याप्त समय दिया। जिस तरह से वो पिछले स्पीकर के जो नोकझोंक चलती रहती थी टाइम को लेकर,
और बोलने के अवसर को लेकर, तो मुझे लगा है कि अब ऐसा कुछ नहीं हुआ। और सभी जो है विधायक, विपक्ष के विधायक भी कुछ धन्यवाद देते नजर आए कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। तो बोलने का मौका तो मिलाया है और मुद्दे भी उठाए गए हैं, लेकिन फिर भी ये है कि लगातार ये प्रक्रिया है। अभी पंजाब के साथ जो मुद्दे हरियाणा के चल रहे हैं, उस पर जो विपक्ष को और ज्यादा जोर देके कोई प्रस्ताव विधानसभा में पारित होना चाहिए था। जो पंजाब का रवैया है पंजाब के मंत्री और मुख्यमंत्री का कि इनको जमीन नहीं दी जानी चाहिए, हरियाणा का जो चंडीगढ़ पर अधिकार बनता है, जो हिस्सा बनता है, उसको पूरी तरह खारिज किया जा रहा है, तो ये ठीक नहीं है। और केंद्र सरकार हमेशा मूक दर्शक बनी रहती है, पानी को लेकर भी मूक दर्शक बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि चलिए नहर बनवाइए, वो कहते हैं हम कोर्ट के बाहर समझौता कर लेंगे। बाहर आज तक वो समझौता कर नहीं पाए। जो कई 2016 से लेके अब तक कितना समय निकल गया, करीब 8 साल निकल गए, 1 दशक पूरा होने जा रहा है। तो ये इस पर कुछ विपक्ष को ज्यादा लड़ाई लड़नी चाहिए। इस पे जरूरत थी कि हरियाणा के हितों की लड़ाई लड़ी जाए। ठीक है रजत जी, बहुत संक्षेप में, बहुत जल्दी से 20 सेकंड में सर। देखिए नासिर जी, एक विधायक हैं राम कुमार गौतम जी। जी। पिछले विधानसभा सत्र में भी उन्होंने इन 4 जातियों का नाम बिल्कुल सेम मुद्दे के ऊपर कहा था। जाट, गुज्जर जो और राव हैं, यादव हैं जो, और मेव हैं, इन्हें रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि जो बेचारे गरीब हैं इन जातियों के अंदर, जो बेचारे जिनके पास 2 किले, आप पता करिए, अपनी सरकार है, अपनी सरकार से एक आंकड़ा लीजिए कि बीपीएल के अंदर कितने इन जातियों के लोग आते हैं। इन्होंने ये क्या हुड्डा जी को देखकर या और जो संपन्न परिवार हैं आप उनको देखकर, या कोई गुज्जर संपन्न है उनको देखकर, या कोई राव संपन्न है उनको देखकर, या कोई मेव संपन्न है उनको देखकर आप उनको हक मारने की, आपको एक जाति के पीछे आपने दूसरी बार दोहराया है। पिछले सरकार में जब आप थे विधायक, तब भी जजपा के विधायक थे, तब भी आपने ये बात सदन में रखी थी। इस बार आपने फिर रखी है ये बात। क्या कसूर है मुसलमानों का, मेव का क्या कसूर है, जो बेचारे किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं अपना, आपने सीधी जाति के ऊपर टारगेट कर दिया। शर्म भी नहीं आई आपको? ये सवाल जब उनसे किया जाएगा, जाहिर सी बात है जी, ये बनने लायक है विधायक। ठीक है सर, ये कानून बनाने लायक ठीक है सर। और रजत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। योगेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, यशपाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और राजन जादव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो 4 दिन सदन की कार्यवाही चली, कई मुद्दों पर बातचीत हुई और इस दौरान कई मुद्दों पर बहस भी हुई। सत्ता पक्ष की तरफ से, विपक्ष की तरफ से उठाए गए सवालों के जवाब दिए गए। विपक्ष की तरफ से कई मुद्दों को उठाया गया, लेकिन बाद में विपक्ष की तरफ से यह कहा गया कि हमारे सवालों के जवाब हमें ठीक से नहीं मिले। लेकिन कुल मिलाकर एक बात यह जरूर नजर आई कि विधानसभा में विधायकों को बोलने के मौके के लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स उसके निकलकर सामने आए हैं। और जो मुद्दे चल रहे थे करंट में, वो अक्सर मुद्दे विधानसभा में चर्चा के लिए लाए गए। कई मुद्दों पर चर्चा हुई और कई मुद्दों पर कुछ वजहों से चर्चा नहीं हो पाई। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमने लगातार आपको विधानसभा की कार्रवाई दिखाई है। खबरें अभी तक हर छोटी बड़ी खबर से आपको सबसे पहले रूबरू कराते रहेगा फैक्ट्स के साथ। ये हमारी कोशिश है और आपका प्यार जिस तरह से हमें मिलता है उसके लिए आपका शुक्रिया।